तो सभी पत्रकार साथियों का आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर आपका धन्यवाद। हमारे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष श्री सतबीर यादव जी हैं कांग्रेस पार्टी के, और महिला अध्यक्ष राजवती जी भी हमारे साथ हैं, और हमारे जितने नेतागण और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इस यात्रा में चल रहे हैं। सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी। नरवाना में धनौदा गांव है, वहाँ का सर्वजातीय बनायन खाप का चबूतरा है, वहां से शुरू हुई थी। और पहले चरण में 14 हल्के थे जिनमें यात्रा होकर गुजरी, और अब आज हम अपने 17वें हल्के में प्रवेश कर चुकी है यात्रा। और शहर जो है महेंद्रगढ़, उससे यात्रा गुजर के निकल चुकी है, और इसके बाद एक 2 जगह और जाने का है। उसके बाद यात्रा का आज यहाँ शहर वाला जो है वो समापन हो जाएगा, और कल फिर यात्रा महेंद्रगढ़ के ही दूसरा दिन जो है देहात के इलाके में मुख्यतः होगी। और उसके बाद फिर ये यात्रा लोहारू के रास्ते होते हुए भिवानी जिला, और भिवानी के बाद फिर चरखी दादरी के हल्कों में आ जाएगी। कुल मिला के यात्रा को अब करीब 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और जिस प्रकार से हमें लोगों का समर्थन मिला है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का समर्थन मिला है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बल मिलता है यात्रा में निरंतर आगे बढ़ने का इससे। और जो संदेश हम लेके निकले हैं इस यात्रा के माध्यम से, सद्भाव का, छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा है, जो आपसी सामाजिक एकता है एक हमारे खास तौर पे जो ग्रामीण अंचल है उसके अंदर, तो आज की नहीं है, 100 साल की नहीं है, वो सदियों पुरानी है। उसमें जो तनाव एक पैदा किया गया है राजनीतिक कारणों की वजह से, उसका उसको कम किया जा सके या उसको रोका जा सके, और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका स्वाभाविक तौर पर बनती है, यही चीज लेके हम लोगों के बीच में गए हैं। उसके साथ साथ समय समय पर कोई उस क्षेत्र का स्पेसिफिक मुद्दा आ जाता है या कोई और राष्ट्रीय मुद्दा आता है, तो उसको भी हम लोगों के बीच में साझा करते हैं। जैसे अब हरियाणा में जो वोट चोरी का जो पूरा किस्सा है, राहुल गांधी जी की 5 नवंबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद, तो वो पूरा जो एक पूरे प्रदेश की एक समय सारिणी, टाइम टेबल बनाया गया है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन करने का, तो हम उसको भी अपनी यात्रा का एक अहम हिस्सा बना के चल रहे हैं, जिसमें लोगों के सामने पूरा वोट चोरी का जो मुद्दा है उसका खुलासा किया जा सके। उसके साथ साथ जैसे आज हम महेंद्रगढ़ में हैं, और आज ही यहाँ पर रेजांगला की लड़ाई में, जो 1962 की लड़ाई थी चीन के साथ, उसमें रेजांगला की एक बड़ी बहुत फेमस लड़ाई है, और वो फेमस इसलिए है कि वो जहां तक सैनिकों की शहादत का सवाल है, वो उसकी पराकाष्ठा है बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि आखिरी दम तक सिर्फ 120 लोग थे, जो करीब 5-7 हजार चीन के जो फौजी थे उनसे उन्होंने लोहा लिया, और करीब करीब सब ने अपनी जान उसमें गंवाई थी, सारे शहीद हुए थे। तो उसका एक स्मारक या भवन यहाँ बनाने की जो योजना है, उसका आज फाउंडेशन शिलान्यास उसका उसका किया गया है। तो उस नाते उसी से जुड़ा एक और मुद्दा भी पिछले कुछ समय से चल रहा है। एक पिक्चर आ रही है फरहान अख्तर की बनाई हुई, 120 बहादुर, तो उस पे जो पूरा अहीर समाज है वो आंदोलित है, क्योंकि उनका ये मानना है कि बेहतर हो यदि इस पिक्चर का नाम जो है उसके अंदर अहीर शब्द जरूर आए, क्योंकि जो शहीद हुए हैं रजांगला की लड़ाई में वो करीब करीब सारे अहीर थे। तो न्यायोचित बात है कि अहीर शब्द उसके अंदर पिक्चर के नाम में जरूर आए। और इसमें मेरा अपनी तरफ से कह लीजिए या सभी जो इसमें जिन्होंने आंदोलन भी किया है, जो ये मांग उठा रहे हैं, हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उनसे अनुरोध है कि इसमें इंटरवीन करें
और जो पिक्चर के निर्माता निर्देशक हैं, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है इसमें, ये नहीं है कि पिक्चर में कोई कट्स मांगे जा रहे हो, पिक्चर के डायलॉग हटाने की बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि नाम में जो सही मायने में जिनकी शहादत वहां हुई है, जिनका पराक्रम उस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, वो उसके नाम में भी झलकना चाहिए। 120 बहादुर से आपको एकदम से ये ध्यान नहीं आता कि ये हीरो ने जो देश के लिए शहादत दी थी 1962 में, उसकी लड़ाई थी। तो ये एक उनकी मांग है और इसका हम सब समर्थन भी करते हैं। और मैं तो इसको एक कदम आगे ले जाकर ये भी कहूंगा कि जिस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र की, आप उसको अहीरवाल की संज्ञा देना चाहें तो दे सकते हैं, जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं में इनका योगदान रहा है और जितनी भारी संख्या में योगदान रहा है, उस नाते बड़ा अटपटा लगता है कि सिर्फ अहीर है जिसके नाम से रेजिमेंट नहीं, अन्यथा जितनी भी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो जिनका योगदान भारतीय सेनाओं में चाहे आजादी के बाद या उससे पहले रहा है, उनके करीब करीब सबके रेजिमेंट्स उनके नाम से हैं, लेकिन अहीर रेजिमेंट नाम से कोई रेजिमेंट नहीं है। और जबकि मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए एजिटेशन चलते हुए, इसके ऊपर निरंतर धरना भी चल रहा है शायद 6 साल से। तो सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक वो कम्युनिटी है जिसका शहादत का और देश सेवा का इतिहास जो है वो कोई आज का या पिछले 20 साल या 50 साल का नहीं है। ये एक ट्रेडिशनली एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने फौज में और देश की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका दी है, अनेकों कुर्बानियां दी हैं। तो भारत सरकार से अनुरोध है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो धरने पर निरंतर बैठे हुए हैं, जो उनकी मांग है उसको संजीदगी से लें। और मुझे नहीं लगता इस मांग को मानने से किसी प्रकार से भारतीय सेना का कोई किसी भी तरह का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, या कोई ये अंदेशा कईयों को रहता है कि जी एक की मान लेंगे तो और भी कई आ जाएंगे। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हीरों का जो इतिहास है सेना का वो बहुत पुराना है और उसको सब मानते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम मेरिट्स पे नहीं कर रहे। आमतौर पे आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि अब हम इस तरह का नामकरण किसी रेजिमेंट का नहीं कर रहे। तो लेकिन ये एक इमोशनल डिमांड है जिसका एक ऐतिहासिक परिवेश में यदि उसको देखेंगे आप, तो इस मांग को मानना बिल्कुल न्याय संगत है और मानी जाना चाहिए। धन्यवाद। सर, आप संदेश दे रहे हो एकता और भाईचारे की आपने बात की है, लेकिन कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए जी, नांगल चौधरी से विधायक मंजू चौधरी जी हैं, वो यात्रा के अंदर शामिल नहीं हुई। एक और तो आप भाईचारा और एकता की बात करें, लेकिन तमाम ऐसे नेता हैं जो आपकी यात्रा की जो दूरी बनाए हुए हैं, क्या कारण मानते हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूँ और यही मेरी यात्रा है, सद्भाव। कि भाई सद्भाव सिर्फ समाज में नहीं, पार्टी में भी होना चाहिए। तो क्या मानते हैं कि पार्टी में नहीं है सर एकता आज भी? जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन उसका कारण रहा है। उसका कारण ये रहा है कि संगठन नहीं था 12 साल तक। और मेरी बड़ी सीधी सोच है, जब संगठन नहीं होगा तो जो भी जमीनी स्तर पे कार्य करता है या नेता है वो कहाँ जाएगा। संगठन ना होने का मतलब कि कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं है, पार्टी अध्यक्ष नहीं है तो कोई पार्टी का दफ्तर नहीं है। तो मैं यदि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं या नेता हूं, मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर वही है, मैं किसी बड़े नेता के बाहर में जाऊंगा और जहां मेरे 4 बार चक्कर लग जाएंगे, मैं वो दड़ा या गुट की शक्ल जो है उसमें गिनती होनी शुरू हो जाएगी। तो लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, सारे जिला अध्यक्ष 32 जिलों के नए नियुक्त हुए हैं, संगठन सृजन की जो पूरी प्रक्रिया उसके तहत। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज अब धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कम होती चली जाएगी। लेकिन वही है कि 12 साल बहुत होते हैं, आदत बन जाती है। तो उस आदत से निकलना ये नहीं है कि एकदम से आप ये उम्मीद रखें कि कल कुछ हुआ और आज उसका नतीजा आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें उम्मीद है ठीक हो जाएंगी। और खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष और सारे जिला अध्यक्ष जो हैं, उनका ये दायित्व जरूर बनता है कि वो समाज के हर वर्ग को ना सिर्फ साथ लेके चले, बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, अभी तो सिर्फ अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, लेकिन अभी प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी बननी है, फिर जिला स्तर पर बननी है, फिर हलकों के स्तर पर बनेगी, ब्लॉक के स्तर पर बनेगी।
तो उसमें यह जरूर सुनिश्चित करें कि हर वर्ग को उचित रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर मिल सके। तो ये अगर वो कर लेंगे तो आधी लड़ाई तो उसी में जीत लेंगे। सर, जिस तरह से बिहार के जो नतीजे आए उसको किस तरह से देख? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, बिहार के नतीजे का मैं विश्लेषण चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक चीज उसमें जरूर मैं मान सकता हूं, क्योंकि देखिए 20 साल की सरकार और 100 सीटों पे लड़ी हुई पार्टियां 90 और 85 सीट जीत रही हैं। आमतौर पे इस तरह का तूफान तो या तो कोई नई चीज आए उससे आता है, या कोई बहुत बड़ी नई क्रांतिकारी चीज कोई हो तब देखने को मिलता है। अब 20 साल जिस सरकार को हो चुके हैं और उसकी 100 में से 90-85 इस तरह का स्ट्राइक रेट आ रहा है, तो मैं फिलहाल उसमें नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, ये महिलाओं को जो 10,000 रुपए उनके खाते में इलेक्शन के दौरान भेजे गए हैं, इसका प्रभाव निसंदेह रहा होगा। हम बिहार से बहुत दूर हैं तो हम सुनी सुनाई बात करते हैं, लेकिन इस चीज को तो हम सब समझते हैं कि 10,000 रुपए यदि आप किसी के जेब में डाल दोगे तो इससे बड़ी घूस क्या हो सकती है। ये सरकारी तंत्र के हिसाब से यदि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाए, मेरे अकाउंट में भी आ जाए इलेक्शन से पहले, और उस इलेक्शन में मेरी अदरवाइज कोई स्टेक ना हो, तो शायद एक बार मेरा मन भी डोल जाएगा। तो अब मैं ये कहूं कि इलेक्शन कमीशन को इन चीजों के बारे में देखना चाहिए, वो बेमानी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इस पूरी चोरी का हिस्सा है। ये भी वोट चोरी है, ये डकैती है बल्कि कि आप इलेक्शन के दौरान, और या तो ये हो कि स्कीम 1 साल से चल रही थी, 2 साल से चल रही थी, तब भी मान लें बिल्कुल ताजा लॉन्च किए इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान ये पैसे जारी कर दिए, तो इससे महिला वोटों पे फर्क पड़ा होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन उससे फर्क पड़ने से मतलब 243 में से कितनी, 203 4 कितनी आई? हाँ, तो गिनती भी खत्म हो गई अब तो सब। तो इसलिए उसका विश्लेषण मैं नहीं कर सकता। ये एक बिंदु जरूर है जो उनके फेवर में गया होगा। सर, जिस प्रकार से बम विस्फोट हो रहे हैं लगातार, जिस प्रकार से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, फरीदाबाद में आर्गेन्स पकड़ा गया है, किस तरह से बहुत चीजें हैं ये, और मैं कभी उस डॉक्ट्रिन से सहमत नहीं था जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के समय, या ऑपरेशन सिंदूर वैसे तो कहते हैं अभी भी चालू है, लेकिन जब वो सीज फायर के बहाने वो लड़ाई रुकी और ये कहा गया कि कोई भी आतंकी हमला और हम यही जवाब देंगे, तो आज आपको 5 महीने भी नहीं हुए और आपको स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। तो ये जो बड़बोलापन है, खास तौर पे जहां पे देश की सुरक्षा का मामला हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जहां बात हो, वहां पे बहुत सोच समझ के ये चीज बोली जानी चाहिए, क्योंकि अब आपसे लोग इस चीज का जवाब मांगेंगे कि अब इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे। क्योंकि और जिस तरह का नेटवर्क एक्सपोज हुआ है, इससे तो लग रहा था पता नहीं क्या क्या हो सकता था, या होने की संभावना अभी भी है। कौन कह सकता है कि ये सारा का सारा इसका पटाक्षेप हो गया या सारी अरेस्ट हो गई। लेकिन जिस प्रकार के ये घटनाएं हैं, सरकार को निसंदेह जो भी इसमें कदम उठाने हैं वो उठाने भी चाहिए। और लेकिन कृपया करके इससे आप देश में समाज को जो ऑलरेडी पोलराइज कर चुके हैं, उस पोलराइजेशन को और बढ़ने से रोकें, नहीं तो ये चीजें हमारे खुद के लिए घातक साबित होंगी, हमारे खुद के विकास के लिए घातक साबित होंगी। हमारा जो एक पूरे देश का जो ढांचा है, चाहे सामाजिक तौर पे है या आर्थिक तौर पे है, राजनीतिक तौर पे है, उस सब को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को या 2 कम्युनिटीज को या 3 कम्युनिटीज को टारगेट करके यदि अपने पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द करेंगे तो ये परिणाम अच्छे नहीं होंगे उसके। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता प्रोफेसर संपत सिंह पार्टी को छोड़कर जा चुके, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? संपत सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, 6 बार MLA रहे हैं, प्रदेश के मेरे ख्याल से
सारे बड़े महकमों के वो मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं। लेकिन माफी चाहूंगा, कांग्रेसी सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस ही नहीं रहे। तो जैसे उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वैसा वैसा उनके जाने से फर्क पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता। और देखिए, उनका तो जब वो 25 सितंबर को रोहतक की रैली में गए हैं, तो वहां से स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने अपना रास्ता अलग से चुन लिया है। बाकी संपत सिंह जी इतने सीनियर व्यक्ति हैं, तो मैं तो उनको शुभकामनाएं नहीं दे सकता हूँ। ने पहले बीजेपी के लिए भी एक रैली निकाली थी जी। और उसके बाद अब जो कांग्रेस के लिए समर्थन में रैली निकाले, तो क्या कैसा लग रहा है कि भाई आपने नहीं, वो तो क्या बोलते हैं, 1 घंटे का इवेंट था। ये यात्रा है, ये ये यात्रा 7 महीने इस की यात्रा का उद्देश्य क्या आप लेके चल रहे हैं? जैसे आपने बताया कि सद्भावना है, उद्देश्य। तो ये कैसे फील हुआ कि सद्भावना बिगड़ी हुई है? नहीं, ये हमने जब ये जून के महीने की बात है, जब ये हुआ कि अब 7-8 महीने हो गए इलेक्शन खत्म हुए, और ये चीज बहुत आने लगी थी लोगों में से कि भाई विपक्ष सो गया क्या सारा का सारा। ऐसा लगता था कि विपक्ष नदारद हो गया इलेक्शन के बाद से। वो ठीक है, स्वाभाविक भी था, क्योंकि इतनी अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट था, लोगों के भी हजम नहीं हो रहा था। कांग्रेस के लीडर्स को, कांग्रेस के वर्कर्स को, किसी को हजम नहीं हो रहा था, और बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, क्योंकि वो भी कभी ये नहीं सोच रहे थे कि उनकी सरकार तीसरी बार रिपीट होने वाली है। तो तब जब इसके ऊपर विचार किया गया, तो 2 चीजों भर के सामने आई मोटे तौर पर। एक तो ये कि बीजेपी जो अपना विभाजन का खेल खेलती है, वो नीचे नीचे खेल रहे थे, लेकिन कांग्रेस का क्योंकि संगठन नहीं था, तो कांग्रेस के पास लीडर्स थे, वर्कर्स थे, और लोगों का बहुत बड़ा एक जमावड़ा था। तो एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि ये तो इलेक्शन डिसाइड हो चुका, और शायद उस वजह से जमीनी स्तर पर जिस बारीकी से उस चीज को पकड़ना चाहिए था या रोकना चाहिए था, वो मिस हो गया। तो हमने हमारे को वो चीज समझ में आई कि ये 2 चीजें लिंक्ड हैं। यदि कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर बीजेपी के प्रचार का मुकाबला किया होता, तो कोई वजह नहीं थी कि ये रिजल्ट इस तरह का आता। वो ठीक है कि अब वोट चोरी का इशू अपने आप में एक अलग कहानी कहता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि समाज के अंदर कुछ लकीरें खींच के एक प्रयास किया गया है कि वोट साधने के लिए समाज में जहर पैदा किया जाए या एक नफरती वातावरण पैदा किया जाए। कांग्रेस उसका पुख्ता तौर पर मुकाबला करे, ये 2 चीजें लेकर हम चल। सर, लंबे समय तक सीएलपी नहीं था आपके पास, उसके बाद एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से मौका दिया गया। अब उसके बाद जितना समय हुआ, क्या लगता है कि आमजन के मुद्दे प्रभावी ढंग से उठ रहे हैं? संपत सिंह ने भी सवाल उठाए थे उनके सीएलपी बनने पर। देखिए, हुड्डा जी का सीएलपी बनना ना, वो कोई नई नियुक्ति नहीं मानता मैं उसको। वो तो ऑलरेडी सीएलपी थे, ठीक है। और बीच में भी 1-2 मौके जब आए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली एक रिक्वायरमेंट थी सीएलपी के होने की, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट थी मेरे ख्याल से, तब भी पार्टी ने उन्हीं को मनोनीत किया था, और फिर बाद में औपचारिक रूप से घोषणा होगी। तो और देखिए, मुद्दे तो पिछली बार जो पिछले 3 साल थे, उसमें सारे मुद्दे बहुत प्रभावी तरीके से कांग्रेस ने हरियाणा में उठाए थे, इसमें तो कोई शक नहीं। और लोग भी साथ थे, वो भी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था सबको। लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक होगी, संगठन जो नहीं बना या नहीं बनने दिया गया इतने साल तक, उस वजह से आप बीजेपी का जो प्रचार था उसका प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पे मुकाबला करने में कहीं ना कहीं चूक हुई, ये मैं मानता हूँ। सर, दिल्ली धमाकों को लेकर के हो गया तो सर ये आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के कुछ नेता कि भाई आप एक जाट नेता के रूप में जो रिक्त स्थान हो रहा है, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिटायरमेंट पे है, एज हो गई है, तो उसके रिक्त स्थान के लिए इस रैली का उद्देश्य मानकर चल रहा है, तो उसको यात्रा में किस तरह से ये कौन से नेता ने कहा जाट रिक्त स्थान हो रहा है? ये तो सब कयास लगा रहे हैं। ये तो राजनीति कयास लगा, दिमाग की उड़ान तो हो सकती है, लेकिन मैंने सुना नहीं कि किसी ने कहा हो। उन्होंने कुछ और चीजें जरूर कही थी, तो और वो भी शुरू के हफ्ते में कही थी, उसके बाद कहना बंद हो गए। नहीं, देखिए, मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया, हमारी तरफ से एक ईमानदार प्रयास है। जो इन्होंने शुरू में पूछा
पार्टी के अंदर भी सद्भाव हो, समाज में भी हो। पार्टी में होगा तो समाज के सद्भाव को भी बनाने में पार्टी अपना योगदान दे सकेगी। और मैं एक चीज से कभी कतराता नहीं हूं, राजनीति में है तो बाबा बनने के लिए तो आए नहीं हुए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अल्टीमेट एम है, जो गवर्नेंस है उसको आप हासिल कर सकें। तो वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर पॉलिटिकल लीडर का वो महत्वाकांक्षा तो होना लाजमी है। अगर नहीं है तो छोड़ के अपना एनजीओ चला ले। तो मैं महत्वाकांक्षा के तो आपका मामले में टारगेट कभी मैं ये कह के CM नहीं का टारगेट भागता है। कि नहीं जी मैं बिल्कुल ही बस मैं तो संत हूं और संत की जिंदगी जीनी है मुझे। वो ठीक है कि मैं गीता के उपदेश में विश्वास रखता हूं कि कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते महत्वाकांक्षा जरूर रखता हूं, नहीं तो ड्राइविंग फोर्स क्या रह जाएगी सर। कोई पेट में आग तो होनी चाहिए। आजकल आपके टी शर्ट की भी बड़ी चर्चा है, राहुल गांधी से 3 दिन से आप ये टी शर्ट पहन के घूम गाड़ी रहे की नहीं हैं। तो हाँ नहीं देखिए वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जितनी एनर्जेटिक मोड में जो है जिंदगी चल रहे हैं हरियाणा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी यात्रा का जो आपने शुरू में सवाल किया था, जो प्रेरणा थी वो भारत जोड़ो यात्रा ही थी। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैं उस समय बीजेपी में था जब वो यात्रा थी, और मैं अपने बीजेपी वालों से भी बहुत बार बहस जाता था इस बात के ऊपर। मैंने कहा भाई एक आदमी सड़क पे चल रहा है, तुम्हें आपत्ति क्या है? वो कुछ कह नहीं रहा आपको, कोई बदजबानी नहीं कर रहा। और आपने भी देखा हो कि ये सिलसिला भी 10 दिन तक चला था। उसके बाद आरएसएस की तरफ से एक बयान आ गया था, मुझे ध्यान नहीं कि उनके सर संचालक की तरफ से था या किसी और, उसने कहा था भाई कोई एक नेता है वो भारत का भ्रमण करके सड़क पे यदि भारत को जानने की कोशिश कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? उसके बाद फिर पार्टी वाले चुप हो गए। तो हमारे वाले भी ऐसे ही तो लेकिन हाँ, मेरे पिताजी भी उदाहरण देते हैं कि जब संजय गांधी जी का समय था और उस समय यूथ कांग्रेस बड़ी प्रभावी होती थी, तो उन्होंने वो लंबी कलम रखी थी। तो बहुत से यूथ कांग्रेस के उस समय के नेता थे जिन्होंने लंबी कलम रखनी शुरू कर दी थी, कोल्हापुरी चप्पल पहननी शुरू कर दी थी। तो कुछ प्रभाव तो रहता है भाई नेता। बीजेपी सारे कोटी पहनते हैं, ठीक है, अच्छा। लेकिन हाँ मैं उनकी तरह पूरी सर्दी टी शर्ट में नहीं निकाल सकता।